बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सीखेंगे कि डेटा को पिक्टोरियली, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन डिफरेंट वेज, कि उससे देख के हम नताइज निकाल सकें। मिसाल के तौर पे अब हमारा इस रॉ डेटा से समराइज डेटा ये आ गया हुआ है और हमें ये पता है कि इस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक। इस फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि ये तो है ना 1 से 20 के दरमियान या 1 से 20 तक कितने लोग हैं, 21 से 40 तक कितने लोग हैं, ये लेकिन ये देखना चाहें कि 20 तक टोटल कितने हैं, 40 तक टोटल कितने हैं यानी ऊपर वाले मिला के, 60 तक टोटल कितने हैं यानी ऊपर वाले सारे मिला के, 80 तक टोटल सारे मिला के। तो ये जो पिछले सारे मिला के करना होता है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव, यानी पिछले सारे ऐड करके। अब 20 तक 25 हैं, लेकिन अब इसमें 25 और 22 दोनों मिला देंगे, राइट, 47, यानी ये 40 तक हैं, ऑल फ्रॉम 0 to 40 या 1 to 40। और ये हो गए 25, 22, 18 तीनों मिला के, 25, 22, 18 तीनों मिला के, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि इसमें 18 और ऐड कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ तक पिछले सारे मिला के कितने बनते हैं और यहाँ तक फिर पिछले सारे मिला के कितने बनते हैं। ये क्यूमुलेटिव इस तरह भी डेटा हो सकता है। जब हमने इस सवाल का जवाब देना हो कि 60 से नीचे कितने लोग हैं या 70 से नीचे कितने लोग हैं, या इन केस में 80 से नीचे कितने लोग हैं, फिर पिछले सारे काउंट करने पड़ेंगे ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस। तो 80 के नीचे ये वाली जो क्लास है दिस प्लस दिस प्लस, राइट। तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हर क्लास की अपनी थी, ठीक। अब इस डेटा को शो करते हैं पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज भी करेंगे। मिसाल के तौर पे ये डेटा था, अगर इसमें नीचे हमने एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या किसी जगह पे पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। तो इस इधर हम शो कर रहे हैं कि 1 से 20, 21 से 40, 40 से 60, ये क्लासेस हैं। ये क्या है? क्लासेस जो हम कह रहे थे वहाँ पे, ठीक। लेकिन क्लासेस को हम न्यूमेरिकली शो कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, 20 तक की उम्र, 40 तक की उम्र, 60 तक की उम्र, ठीक। और ये जो बार है ना, ये जो वर्टिकल है चीज़ बार, वो शो कर रही है कि ये 25 तक लंबी है। अब 25 है ना ये, तो मैंने चूँकि 25 है, 22, 18, 14, 21, तो मैक्सिमम 25 तक जा रहा है। तो इधर जितना हमारे पास कागज़ है उसके हिसाब से हम एक स्केल बना लेंगे कि ठीक है जी, दिस फॉर एग्जांपल 1 इंच इज़ 10 और मे बी तो 1 फीट इज़ 10, अगर आपके पास कागज़ बड़ा है तो दिस इज़ 10, दिस इज़ 20, तो ये फिर 20 से ऊपर थोड़ा सा 25 तक हो गया ना। तो ये शो कर रहा है कि ये क्लास 25 है। द नेक्स्ट क्लास 21 से 40 इज़ 22, राइट। तो 25 से थोड़ी सी नीचे, ये 20 से थोड़ी सी ऊपर 22, ठीक है। द नेक्स्ट क्लास इज़ 18, द नेक्स्ट क्लास इज़ 14 एंड नेक्स्ट क्लास इज़ 21। अब ये बड़ा आसान हो गया ना, क्योंकि उसमें पढ़ने से इससे ज़्यादा आपसे यकदम पूछें कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, कैन यू टेल? फ्रीक्वेंसी ये ऊपर लिखी हुई है, सब देखने में नज़र आ जाता है कि कौन सी, एज इफ इट्स अ बिल्डिंग, तो कौन सी किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसकी, 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 40, इस क्लास की। 40। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि फ्रीक्वेंसी क्या है, आई एम सेइंग कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी कम है, व्हिच क्लास हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस क्लास। Yes. Which class has the most frequency? 1 से 20 तक। 1 से 20, सिंपल। अब कितना आसानी से नजर आ गया, ठीक है। इसमें से यही ढूंढना हो तो we will go through up and down, और it's very easy, catchy, आई से सवाल भी आप दे सकते, ठीक है। तो इससे ये भी आपको तो पता चल रहा है कि ये it is coming down and then going up, ट्रेंड भी आपको पता चल रहा है कि जो बढ़ती जा रही है उम्र, तो लोगों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन आखिरी एज में काफ़ी लोग हैं बूढ़े हो गए। तो इट शोज लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। अगर हम इन क्लासों का कोई नाम रख लें, क्या हम कहें कि जी ये तो स्टूडेंट्स क्लास है, ये अगली क्लास जो है ये वर्कर्स क्लास है, ये सीनियर्स क्लास है, ये रिटायर्ड पीपल क्लास है, ये ओल्ड एज क्लास है, ठीक। तो गोया कि हमने इस क्लास का एक नाम रख लिया है, फिर हमें इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डू दैट। ज़रूरत, सारी चीज़ डिपेंड करता है कि हमें एग्जैक्टली हमारी ज़रूरत क्या है, किस किस्म का हम सवालों के जवाब या आंसर देना चाहते हैं। तो मैंने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, स्टूडेंट 25, बाकी सारा काम हुई। लेकिन अब इनका जुड़े होना ज़रूरी नहीं है, राइट। ये तो क्योंकि इधर ये लाइन नंबर को नहीं शो कर रही,
इधर ये लाइन वाज शोइंग नंबर्स। Yes. अब ये तो अलग-अलग क्लासें हैं, ये अलग-अलग ऐसे हो सकते हैं। सो सिंपल, ये भी बार चार्ट है। ठीक, ऐसे भी हो सकता था कि हम सिर्फ इधर एक डॉट लगा लेते और इधर एक डॉट लगा लेते, इधर एक डॉट लगा लेते, बार लगाते ही ना, ठीक है, और टिक 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 ऐसे, ये भी काफी था। ये ना भी होते तो ये लाइन चार्ट भी काफी था। राइट, इसी तरह इसको अगर हम ऐसे ही हमने बनाए हैं तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते थे कि हम स्टूडेंट, वर्कफोर्स, सीनियर, रिटायर्ड, क्लासेस इधर लिख लें, ठीक है, और लेकिन इधर इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लें, ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि लोगों की स्पीड किसकी ज़्यादा है, मसलन घोड़े की स्पीड कितनी है, कॉकरोच की कितनी है, बिल्ली की कितनी है, इंसान की कितनी है, ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपको विजुअली आसान नजर आएगा क्योंकि हम दौड़ते ऐसे हैं ना, हॉरिजॉन्टली। तो ये डिपेंड करता है कि वो हमने, ये इट्स अ मैटर ऑफ डिज़ाइन एक्चुअली। और चलें, हमने डेटा में कहा था कि नहीं, ये तो हमने एक चीज़ ली है, उसकी एज कितनी है, लेकिन हम कई और चीज़ें भी डेटा ले सकते हैं, उसकी एज कितनी है, उसका साइज क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बीएमआई क्या है, हॉबीज़ क्या है, तो ये सारे डेटा फिर हमें लिखने पड़ेंगे ना। एक किस्म की, एक आप समझ लें कि एक वर्कशीट बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये डेटा की जो ये शक्ल है, ये है टैबुलेटेड डेटा। ये क्या है? टैबुलेटेड। हाँ, डेटा। ये अब हमने टैबुलेट कर लिया, उसका एक टेबल बना लिया। इसमें ये डेटा किसी एक बंदे का है। मिसाल के तौर पे पर्सन 1, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका साइज क्या है, अगला पर्सन 2 का है, अगला पर्सन 3 का है। सो दिस इज वन रिकॉर्ड, दिस इज वन रिकॉर्ड। और ये एक दूसरे के, ये इससे सारा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये इससे ताल्लुक नहीं रखता, वर्टिकली इनमें कोई ताल्लुक नहीं है। राइट, दिस इज अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है। और इसमें ये जो डेटा है, ये जो डेटा के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जो कुछ क्वालिटेटिव हैं, कुछ क्वांटिटेटिव हैं, कुछ डिस्क्रीट हैं, कुछ कंटिन्यूस हैं, ये इनको हम कहते हैं डेटा फील्ड्स। डेटा फील्ड्स, यानी कि आप बाज़ औक़ात पढ़ेंगे इनको डेटा एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ये सारा करने के लिए एक्सेल आनी चाहिए, MS एक्सेल। और भी टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन एक्सेल आम चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। ओके, नाउ मतलब इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। मिसाल के तौर पे हम इसको इस तरह क्लासेस में रिप्रेजेंट करना चाहें, या इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे ये है 1 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। तो यहाँ तक 25, ठीक है, यहाँ तक 25, फिर 47, हाँ हम सफ़र करेंगे, ये 100 है, ये है 100, तो ये 47, देन दिस इज 55, देन दिस इज 69 एंड 100। तो इट इज गोइंग लाइक, ठीक है। अगर इस तरह की कंटिन्यूस डेटा है, ये भी बार चार्ट ही, लेकिन इसका हमने नाम रखा हुआ है हिस्टोग्राम। हमें एग्जैक्टली कोई पता नहीं है कि लफ्ज़ कहाँ से आया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिस्टोरिकल ग्राफ से आया है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका कुछ और मतलब है, बट हिस्टोग्राम। अगर हम क्लासेस बना लें, ये जैसे क्लासेस बनाई हैं, तो फिर ये इसके जो बार्स हैं ये इकट्ठे जुड़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि ये डेटा अब जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग-अलग क्लासेस हैं। इन दिस केस तरीका हुई है, हम इसको सिंपल बार ग्राफ कहेंगे या बार चार्ट कहेंगे, बार चार्ट या बार ग्राफ, ठीक है जी। और ये जो हमने बनाया है ये एक्चुअली लाइन चार्ट है, ये भी लाइन चार्ट है। अगर इसी हिस्टोग्राम में को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लाइन चार्ट ऐसे बना दें, तो इसका एक और नाम भी हमने रखा हुआ है, ओजाइव। ठीक है। ओके, अब एक डेटा की एक और थोड़ी सी शक्ल लेते हैं। वो ये है कि मिसाल के तौर पे हमने इस डेटा में लोगों से ये पूछा, एक दफ़ा पूछा एक साल, और अगले साल फिर पूछा क्या कि आपको कितने को कोविड हुआ था। तो फर्क करो, 30 बंदों ने कहा यस, 60 ने कहा नो, 10 ने कहा हमें मालूम नहीं है, नॉट श्योर। ठीक, तो 30, 60 और 10। अब ये बाई चांस 100 हैं, तो इसमें इनकी परसेंटेज भी इतनी ही आएगी, वरना ये 100 से ज़्यादा होते या कम होते तो परसेंटेज निकालनी पड़ती शायद। इस
दिस आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस आउट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन इस अब हमारे केस में परसेंटेज भी यही है। अगले साल पूछा तो यस वाले 70 थे, नो वाले 25 थे, नॉट श्योर वाले 5 थे। अब ये 1 साल का डेटा नहीं, ये 2 साल का डेटा है। हम इनको अलग-अलग प्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस डेटा को ऐसे पाई में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पाई में जब भी डेटा प्रेजेंट करेंगे उसका मकसद ये होता है कि वो उसकी रिलेटिव प्रोपोर्शन नज़र आए, रिलेटिव रेशियो नज़र आए कि पूरे में से कौन सा कितना फ्रैक्शन है या कितना रेशियो है। तो लिहाजा पाई में आपको पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। हमें क्यों नहीं निकालनी पड़ी इन दिस केस? बिकॉज वी आर ऑलरेडी टोटल इज 100, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट। अदरवाइज अगर टोटल 110 होता तो ये 30 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 परसेंटेज निकालनी पड़ती। परसेंटेज के बगैर पाई नहीं बना सकते। तो दिस 30 is category 1 which is yes, right, and this is no and this is Not no. sure. अगले साल पोजीशन इज डिफरेंट, the yes is this 70। अब इसमें ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं जो कि चेंज देखने के लिए ज्यादा एफिशिएंट है कि पहले साल और दूसरे साल में क्या चेंज हुई। मसलन यस अगर हमने ये थोड़ा सा ग्रे आउट एरिया किया है, यानी उसको शेड किया, नो सॉरी, एक पीरियड को दूसरे पीरियड को हमने शेड नहीं किया, तो पहले साल यस 30 था, दूसरे साल यस 70 था। पहले साल नो 60 था, दूसरे साल नो 25 था। पहले साल मे बी 10 था, दूसरे साल 5 था। अब ये साफ नजर आ रहा है कि मिसाल के तौर पर कोई पूछे हमसे कि इनमें से कौन सी कंडीशन थी जिसमें पहले साल से दूसरे साल पे जाते हुए इजाफा हुआ है, तो क्या कहेंगे? इजाफा हुआ यस वाले, यस वाले, क्योंकि 30 से 70 चला गया। इन दोनों में कमी कमी हुई। तो ये आसानी से पता चल गया ना, ठीक है। तो ये बात इसी चीज, अब ये देखे ना, ये जो पाई है उसकी लिमिटेशन है कि ये 1 साल का डेटा एट वन शो करेगी। ये लगातार कई पीरियड का डेटा तो नहीं शो कर सकती। लेकिन ये जो है ये 3 पीरियड भी होते तो तीसरा भी इधर हो सकता था। मल्टीपल पीरियड का डेटा भी शो कर सकती है। इसी तरह आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100 ये जो था पीरियड 1 इट वाज 30 60 10, 30 60 and 10 and period 2 was 70 25 and 5। तो अब ये भी शो कर रहा है कि ये बड़ा है, ये ऐसे हुआ है और ये इससे इस तरह कम हुआ है। तो ये डेटा भी कंपैरेटिवली दोनों सालों को इस तरह भी शो कर सकते हैं। हाँ, वो तो हम इस तरीके से शो करना चाहते हैं। तो लेकिन जब भी ऐसे बनाएंगे तो इसके साथ लेजेंड बनाना पड़ता है कि ये किसको शो कर रहा है, यस को, ये जो खाली है ये नो को शो कर रहा है, और ये जिसमें डॉट लगाए हैं ये मे बी को शो कर रहा है। जिस तरह हमने इधर बनाया है कि ये पहला वाला जो है वो पीरियड 1 को शो कर रहा है, जो खाली है जिसमें हमने ग्रे नहीं किया वो पीरियड 2 को शो कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते। अब हम डेटा से इधर आते हैं ना, इसी तरह यहाँ से हम डेटा भी एस्टिमेट कर सकते हैं, यहाँ से हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक, अब हमने जो चीज़ें सीखी हैं उनका रैपअप ये है कि डेटा टैबुलेट भी हो सकता है, ठीक है। हमने बार चार्ट में डेटा रिप्रेजेंट किया है, हमने लाइन चार्ट में डेटा रिप्रेजेंट किया है। उजाइव ये लाइन चार्ट है या बार चार्ट है? ये लाइन चार्ट है, ठीक है। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या फर्क है? हिस्टोग्राम ये क्या कंटिन्यूअस ऐसे डेटा था जुड़े हुए होते हैं क्योंकि नीचे नंबर्स होते हैं। और इधर हमें नंबर्स, और इधर ये चूंकि क्लासेस ग्रुप्स बने हुए होते हैं तो उनको अलग-अलग लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। पाई में डेटा रिप्रेजेंट करते हुए उससे पहले डेटा को हमें किस नंबर के में शो करना पड़ता है, नंबर के किस नोटेशन में? परसेंटेज में। जब तक हमने परसेंटेज नहीं निकाले हम उसमें डेटा नहीं रख सकते, ठीक है। पाई क्या मल्टीपल पीरियड को शो कर सकती है? नो। पाई एक पीरियड में या एक किस्म के डेटा के उसमें रेशियोज शो करेगी, ठीक है। और पाई में अगर हमने मल्टीपल पीरियड्स का कंपैरिजन करना हो तो हमारे पास ये तरीका भी है, ठीक है ना। ये किस्म के स्टैक्ड है ना, एक दूसरे के स्टैक्ड बार चार्ट भी हो सकते हैं और इस तरह साइड बाय साइड बार चार्ट भी हो सकते हैं।
तो ये डेटा रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके अपने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।